हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक उसी पर आधारित हम लोग साइंस के यानी कि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। ठीक वैसे ही प्रश्न इसमें शामिल हैं जैसे कि आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युन्मय जिसको कि जीवित यानी कि लाइव तार कहा जाता है, उदासीन और भू संपर्कित। इन तारों के रंग होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो विद्युन्मय यानी कि जो जीवित तार होता है, लाइव वायर होता है, उसका रंग जो होता है लाल होता है। उदासीन का रंग काला होता है और भू संपर्कित का रंग जो है ये हरा होता है। और ध्यान दीजिएगा, विद्युन्मय तार यानी कि जीवित तार से धारा प्रवाहित होती है, उदासीन तार धारा वापस ले जाती है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। स्विच जो होता है, स्विच ये हमेशा जो है विद्युन्मय यानी कि लाइव तार में जोड़ा जाता है। प्रश्न बन सकता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। अब यहाँ पर देखिए, चुंबक के भीतर लिखा गया है, ठीक है। चुंबक के अगर बाहर पूछता तो वो आपका उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता, लेकिन यहाँ पर भीतर पूछा गया है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्लियर है? याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बिल्कुल वही पैटर्न है जो बिहार मद्य निषेध सिपाही का पैटर्न है। इसीलिए आप कहेंगे कि बहुत इजी प्रश्न है, तो बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। पूरा आप वीडियो को देखिए। देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। जल विद्युत संयंत्र पानी के टरबाइनों के माध्यम से स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, जो तब बिजली पैदा करते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा जो है ये कहाँ पर है? नरौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में जो है रावत भाटा है, महाराष्ट्र में तारापुर है, गुजरात में जो है काकरापार है। ये ध्यान रखना आपको। देखिए अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए आपको याद होगा कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है तो r/2 होता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या अगर 40 है तो फोकस दूरी पूछा गया तो यहाँ फॉर्मूला पर पुट कर लीजिए और निकाल लीजिए तो ये आपका 20 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए बिहार मद्य निषेध में जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उनको मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कवर करवा दूंगा। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान, देखिए आवर्धन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्लियर है? याद रखेंगे। अच्छा, आवर्धन का ऋणात्मक मान जो है यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। क्या दर्शाता है? कि प्रतिबिंब उल्टा है और ध्यान रखना है, और प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है और प्रतिबिंब वास्तविक है। क्लियर? और धनात्मक मान जो है ये क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब सीधा है और काल्पनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ये बनता है समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है आइरिस। क्या कहलाता है?
आयरिस कहलाता है, यानी कि हिंदी में इसको परितारिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेत्रदान में जो है कॉर्निया को जो है दान किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो अनंत स्रोत जो है यह सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, ध्यान रखिएगा। चलिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो राइट आंसर इसका इसमें से क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा लिखा गया है, यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो देखिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। पवन ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखना है, नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। तो राइट आंसर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातुओं में जो धारावाहक होता है यह मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो खतरे के सिग्नल में जो है उपयोग किया जाता है लाल रंग का। किसका, लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है। अब देखिए टिंडल प्रभाव एक कोलाइड विलयन में या बहुत महीन निलंबन में कोनों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन की घटना है, ठीक है। राइट आंसर इसका प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की आवृत्ति और कणों के घनत्व पर निर्भर करती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध हैं। 3 आबंध पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, ठीक है, C3H4। यहाँ पर देखिए मैं इसका आपका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। C3 और H जो है यह 4 है, तो एक H यहाँ पर हो गया, एक H यहाँ पर हो गया, एक H यहाँ पर हो गया, ठीक है, और एक H यहाँ पर हो गया, 4 H हो गया। और देखिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पूछा गया 3 आबंध है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोकार्बन कौन है। हाइड्रोकार्बन इसमें से पूछा गया है, तो ये आपका C6H12O6 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज है यह। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया है, तो जिसमें द्विआबंध या त्रिआबंध है वह असंतृप्त है और जिसमें सिंगल बॉन्ड है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर देखिएगा किसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी संतृप्त हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन है ये सभी। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की आवृत्ति पर। तो करेक्ट आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है यह 0 होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा वहीं अगर वोल्टमीटर पूछता तो वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जो है परिपथ में जोड़ा जाता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है यह अनंत होना चाहिए। श्रेणी क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको प्रूव किसने किया था, तो मैक्सवेल ने किया था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, इसमें से बुझा हुआ चूना जो है इसमें से ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र जो है यह C12H22O11 है, क्लियर। चलिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें। विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज जो है यह धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, धारा के उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्यूज तार जो है सदैव विद्युन्मय यानी कि लाइव जीवित तार में जोड़ा जाता है। जैसे मैंने बताया था कि स्विच हमेशा विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से
फ्यूज को भी सदैव विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। फ्यूज जो होता है यह सीसा और टीन का मिश्रण होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न कर लेंगे कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो फ्रेंड्स यह जो बनता है यह बनता है विद्युत चुंबक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो देखिए विभक्त वलय का उपयोग जो है यह विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो व्यापारिक मात्रक यहाँ पर यूनिट दिया गया है, कहीं कहीं आपको किलोवाट आवर भी होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। तो 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो ओवरलोडिंग से ही पता चल रहा है कि उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। सौर कुकर में यानी कि सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो यह जो दर्पण है यह कौन सा है। तो यह अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। देखिए 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है। तो फ्रेंड्स यह 10⁻⁻6 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। तो इसका पूरा ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो कारण है यह आपका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तित होना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका नाम है Na2CO3। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम पूछा गया है। तो कार्बन का 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर इसका। तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुलेरिन। एक हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन हो गया तीसरा अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए भोजन का पचना जो है यह उपचयन अभिक्रिया है। यह उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद मीथेन है। उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, HFC है और CFC है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसमें से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है ये आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर के गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं क्या है। तो फ्रेंड्स यह धुआं जो है यह धुआं है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अवकारक है। अवकारक पूछा गया। अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। जठर रस का पीएच मान जो है ये लगभग 1.2 होता है। ठीक है, यानी कि यह अम्लीय है। ठीक है, पीतल किसका उदाहरण है। तो पीतल जो है यह मिश्र धातु है। किसका, तो पीतल है मिश्र धातु। ठीक है, किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का। निम्न में से किस धातु का धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर इसका सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो 7 से अधिक जो है क्षारीय है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 जो होता है वो उदासीन विलयन होता है। तो यहाँ देखिए 7 से अधिक जो है 13 है, क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व को जो है कहा जाता है क्षार धातु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ग 2 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो उनको क्षारीय मृदा धातु यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। देखिए अधातु के ऑक्साइड जल में घुल करके बनाता है।
तो अधातु का ऑक्साइड जल में घुल करके अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए सोडियम जिंकेट जो है यह जीवित प्राणियों में जिंक के निम्न स्तर का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है तथा कम ताप पर सेलुलोज की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें से जो है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्रिय तत्व कौन से हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन। तो यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हीलियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सिरका निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका में पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी कि फुल फॉर्म इसका आपका हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो देखिए इसमें से सहसंयोजी यौगिक जो है मीथेन है। मीथेन है सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, ध्यान रखना। और कितने सहसंयोजी बंध इसमें है? तो ये भी अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 4 इसमें सहसंयोजी बंध है। मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है बुद्धि, वृद्धि नहीं बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। तो फ्रेंड्स यह जो है यह आपका सेरिबेलम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा इसमें से? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सेरिब्रम हो जाएगा, सॉरी सेरिबेलम नहीं सेरिब्रम हो जाएगा। यह सबसे विकसित भाग होता है मस्तिष्क का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको प्यूबर्टी कहा जाता है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो ये समरूप अंग हैं। किस प्रकार के अंग हैं? समरूप यानी कि समृद्धि अंग है, याद रखेंगे समृद्धि अंग। नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन जो है यह वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और वही न्यूरॉन पूछा जाएगा। न्यूरॉन ये आप कमेंट करके बताइए न्यूरॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है। उसके बाद देखिए ईस्ट में जनन होता है। तो ईस्ट में जो जनन होता है फ्रेंड्स यह आपका मुकुलन के द्वारा होता है। यूरिया का निर्माण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिवर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लिवर में होता है, यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो विटामिन, खनिज, पोषक तत्व ये सभी हो जाएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? शरीर में ऑक्सीजन जो है पहुंचाता कौन है? तो यह आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुलस है, लाल रक्त कणिका। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और डब्ल्यूबीसी जो है यह संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट उदाहरण है तो कीटभक्षी पादप का। तापमान, वर्षा, पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तो ये सभी जो हैं पर्यावरण के भौतिक कारक हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसमें से श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी निमोनिया है। ठीक है, निमोनिया क्लियर। ये किससे होता है? तो यह होता है यह जीवाणु से होने वाला रोग है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ऊतक है? सम्मोहक ऊतक जो है इसमें से कौन सा है? तो इसमें से जाइलम और फ्लोएम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, याद रखेंगे। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है इसमें से? तो 1 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। देखिए साइटोकाइनिन जो होता है यह पौधों में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रवाह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। यह पादप हार्मोन है, याद रखना पादप यहाँ बना लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क यानी कि ये सेरिबेलम है। और अभी मैंने सेरिब्रम बताया था जो कि चतुराई और बुद्धि का केंद्र होता है। और सेरिबेलम जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह यूरिया है। क्या है? अब देखिए यूरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी आप यहाँ पर टिक लगा पाएंगे। तो यूरिया का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से।
ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 3। ठीक है, O3। चलिए उसके बाद देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका एनीमिया हो जाएगा। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद जो है यह संचित रहता है पुराने जाइलम में। निम्न में से किसे रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है प्लीहा को। ठीक है, चलिए हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। देखिए एक शिथिलन है और एक है प्रकुंचन, ये भी पूछा जा सकता है प्रकुंचन। ठीक है, अगर पूछेगा कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है तो शिथिलन जो है यह क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे शिथिलन कहलाता है डायस्टोल, और अगर प्रकुंचन पूछेगा तो ये सिस्टोल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष हार्मोन है, याद रखिएगा, और यह स्रावित होता है कहाँ से? वृषण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसको चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो यह नियंत्रण जो है यह होता है तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन का कारण होता है? तो यह हार्मोन जो है कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह हार्मोन जो है यह हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल के कारण। देखिए जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सभी पादप हार्मोन है। एक है एथिलीन, ठीक है, और एक है फ्लोरोजिन्स। एथिलीन और फ्लोरोजिन्स। ठीक है, देखिए फ्लोरोजिन्स जो होता है यह फूल खिलाने में सहायक होता है, फूल खिलाने में, और फलों के पकाने में सहायक होता है। फलों के पकाने में सहायक एथिलीन होता है। एथिलीन जो है यह एक गैसीय हार्मोन है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। जाइलम जल के लिए और फ्लोएम जो है यह भोजन संवहन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? बताइए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी बताइए कितने वयस्क मनुष्य में दांत होते हैं। चलिए निम्न में नर युग्मक कौन सा है? तो इसमें से नर युग्मक जो है यह शुक्राणु है। बाकी देखिए अंडाणु, फिलिपियन ट्यूब यानी कि फिलिपियन नलिका, योनि, ये मादा अंग का भाग है। ठीक है, शुक्राणु राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिब्रेलिन क्या है? तो अभी मैंने बताया यह पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए हार्मोन दिया गया ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स ये 80 प्रश्न थे, मैंने आपको कवर करा दिया है। स्कोर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।